क्योंकि आगे के चैप्टर आर्ट एंड कल्चर को डिफाइन करेंगे, इसलिए मुझसे ये बात करना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात है कि आज की समस्याओं का समाधान हमें वहां मिलेगा। आज हम घूम घूम के यूनाइटेड नेशन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात कर रहे हैं। हेरिटेज, जानते हो वर्ड यूज किया था, तुमने पढ़ा होगा यूनेस्को साइट्स। आप याद करते हैं कि भारत में इतने हेरिटेज साइट्स हो गए हैं, भारत में फलाने को हेरिटेज कह दिया गया, फलाने ठिकाने को वर्ड में हेरिटेज साइट्स कहा गया है। कभी रुक के सोचा कि वो हेरिटेज क्यों दर्जा दे रहा है? हेरिटेज शब्द का मतलब क्या होता है? धरोहर किसे कहते हैं? धरोहर का मतलब है धारण करके संभाल के रखना, वो धरोहर है। धरोहर क्यों क्यों? वो दुनिया भर के जो स्मारक हो गए, आपने कितना रटते हो गए यार, कभी रुक के पूछा नहीं कि इसको हेरिटेज साइट कहा क्यों उसने? और पूरी दुनिया के सभी देशों में हेरिटेज साइट्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे इतिहास का प्रतिबिंब है, और किसी भी समाज को आगे बढ़ने में अपने इतिहास में अपनी जड़ें खोजनी पड़ती हैं। धरोहर है, धरोहर का मतलब है तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किया गया सारा कार्य उसमें संचित है, उसमें संचित है। और वो जब संचित है तो निश्चित रूप से उससे तुम्हें सीख कर तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारा अतीत शांतिपूर्ण था। हमारे युद्ध के नियम भी ऐसे थे कि हम वहां जाकर आक्रांताओं के रूप में कार्य नहीं करते थे, हम युद्ध को नैतिकता के साथ करते थे। युद्ध को नैतिकता के साथ करते थे। अगर एक राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी हम हत्या नहीं करते थे। हमारे पास युद्ध के नियम भी बहुत है। अगर आपने महाभारत देखी होगी बी आर चोपड़ा की, अगर आपने उसमें चैनलों में, आज वाली नहीं जो बॉडी बॉडी बना के जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो वाली नहीं। अगर आपने बी आर चोपड़ा की देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दोनों तरह के सेनापति आपस में मिलते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में दोबारा देखने का मौका मिला तो और ज्यादा मेमोरीज जो है वो क्लियर हो गई। तो उसमें दोनों, और उसमें कहते हैं कि तात आप जो युद्ध के नियम समझाइए। तो उसमें क्या होता है, जो दृष्टद्युम्न और दूसरी तरफ के जो सेनापति होते हैं वो नियम समझाते हैं कि युद्ध में ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये आपको करने हैं, ये नहीं करने। तो ऐसा देश जो युद्ध के नियमों का पालन करता है, युद्ध मतलब उन्माद में है, युद्ध मतलब आप भयानक गुस्से में है, युद्ध मतलब आप लहू पी लेंगे, उस राष्ट्र में युद्ध के भी नियम थे। तो आप सोच के देखिए कि राष्ट्र कितना नियमबद्ध था, कितना विचारशील था कि ऐसी स्थिति में जहां पर आप एक दूसरे को काटने मारने को तैयार है, वहां पर भी नियमावली के हिसाब से प्रयोग किया जाता। आज भी अगर अर्जुन की जो है प्रताड़ना होती है, अर्जुन को अगर उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, अगर युधिष्ठिर जो सत्यराज थे उनके ऊपर उंगली उठाई जाती, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक शंख बजते बोला था कि अश्वत्थामा हाथी या मनुष्य, सिर्फ इतना बोला और युधिष्ठिर के ऊपर एक दाग लग गया। अर्जुन ने तब बाण छोड़ा जब कर्ण अपना पहिया निकाल रहा था, तो यह अनीति माना गया। मतलब इतना हद तक जो है कि युद्ध को जीतने के लिए अनीतियां मानी गई। तो राष्ट्र हमारा बहुत ही सूचीबद्ध रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है। ये जागना होगा हमें, नहीं तो फिर बहुत दूर निकल जाएंगे। सॉरी टू से, हमें जागना होगा। और तभी देखो, अब सब्जेक्ट के साथ, अब तुम मेरे साथ जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, इसके बारे में जानकारी लोगे, तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। मेरे पास हजारों, सर नितिन सिंघानिया नई वाली पढ़े, नितिन सिंघानिया पढ़ लें सर, आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक अच्छी कौन सी होगी? कभी किसी ने मुझसे पूछा नहीं सर आर्ट एंड कल्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतिहास में आर्ट एंड कल्चर का हमें क्या योगदान, हमें क्यों गाना बजाना नृत्य ये सब हमें क्यों सीखना है सर? हमें तो राजे रजवाड़े मरे गए, आए गए, युद्ध जीता, साम्राज्य याद कर लिया, महाजनपद याद कर लिया, हो गया इतिहास। हम भी जाके जो एग्जाम दे देंगे कि फलाना मंत्री के अनावरण में कौन सी जो है वो अभिनेत्री ने डांस किया था, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हम भी जवाब दे देंगे। तो भारत तो अपनी शिक्षा के एक बहुत बड़े पतन की तरफ चल ही पड़ा है और चलता चला जाएगा। ठीक है, नहीं होगा जुगाड़ कर लेंगे, स्कूलों में नकल वकल कर लेंगे, लेकिन अगर पढ़ना है तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हिस्ट्री में हमें देखने का नजरिया क्या देता है। अब हमारा पास अगला सेगमेंट है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। लिखो, शहरों के विषय में जानकारियां। कल हमने यहां बात की थी, कौन कौन हमें कहानियां, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, यात्री, अगला भी चैप्टर हमारा स्कल्पचर्स, वास्तु, आर्कियोलॉजी, मूर्तियां और वास्तु हमें शहरों के विषय में जानकारी देते हैं। इसीलिए मेरा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कहानियां, यात्री, जो यात्रा वृत्तांत है आप पढ़ते हैं उनके बारे में, मूर्तियां, वास्तु हमें इतिहास की एक प्रमुख जानकारी देते हैं। मूर्तिकला, स्कल्पचर्स। तो हमने दो तरह की मूर्तियां देखी हमारे यहां भारत में, देखेंगे बहुत तरह की हमारी विविधता है। एक होता था कि जो लोक जन के बारे में बात करते थे, मतलब लोग कैसे हैं,
वो मूर्तियां जो आम जनता के साथ चले, आपने देखा हो टेराकोटा की मूर्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो आम जनता, एक होता था राजा महाराजा अपने यशस्वी ज्ञान के लिए, अपने धार्मिक झुकावों के लिए, अपनी मान्यताओं के झुकाव के लिए बनवाया करते थे बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं, विशाल मंदिर। एक होता था जनता जाती थी। तो जब हम कस्बों के बारे में बात करेंगे, गांव के बारे में बात करेंगे, तो जनता में उस समय कैसा विश्वास था, जनता किस तरह से जो है वो स्किल्ड थी, उसके बारे में बात होती। लिखो, दे आर डिपिक्टेड सीन ऑफ पीपल्स लिव इन द टाउन्स एंड विलेज। लिखो, इसके अंदर कस्बों और गांवों में लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। के बारे में जानकारी मिलती है। गांव और कस्बों के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, जातक का नाम आपने सुना होगा। जातक का मतलब आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, पंचतंत्र से संबंधित, जातक से संबंधित, उसमें आम जन शिक्षा दी जाती है। जैसे मेरे वाह जिंदगी की पहले जब कहानियां आती थी तो आपने देखा हो मैं स्टोरी टेलिंग करता था वहां पे, या अभी पंचतंत्र को देखेंगे, जातक कथाओं को देखेंगे, तो बेसिकली क्या होता था, सामान्य लोगों को, उसमें आपने देखा होगा ऐसे कहानी शुरू होती थी कि एक गांव का एक गरीब व्यक्ति था, वो ऐसा करता था, एक दिन उसको सांप मिला, उसने मड़ी दी और फिर उसको लालच में सांप को मार दिया, तो शिक्षा फलाना फलाना मिलती है। तो उस समय जो ये कहानियां हुआ करती थी वो समाज में आम जनता के बीच में एक जो मैसेज होता था उसको देने के लिए प्रयोग की जाती थी। ये सब पद्धतियां हमने बहुत पहले ही डेवलप कर ली थी। ठीक है, जातक कथाएं। नेक्स्ट लिखो, स्टोरीज कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। लिखो, सामान्य जन के द्वारा, सामान्य जन के द्वारा। अगला, फ्रॉम अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स, नाविकों और यात्रियों के द्वारा जानकारियां मिलती हैं। नाविकों और यात्रियों के द्वारा जानकारियां मिलती हैं। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। लिखो, व्यापारी, राजा और तीर्थाटन। तीर्थाटन लिखो, व्यापारी, राजा और तीर्थाटन। क्यों दिया ये एनसीईआरटी ने चैप्टर? भैया देखो, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी दे रहा है, वही पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री। तीर्थयात्री मतलब अगर आज की डेट में तीर्थ यात्राओं पर अगर तुम जाने की बात करते हो तो बहुत से ज्यादा बैरियर्स लगे हुए हैं। तो जब ये देशाटन के लिए आप निकलते हो, यानी एक देश से दूसरे देश या तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हो, तो बहुत सी चीजें आपको पता चलती। जैसे आज आप एक इंडियन है और अगर उसको कैलाश मानसरोवर की यात्रा देने जानी, तुम्हें पता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वीजा लगता है। ठीक है, आपके एक प्रमुख धर्म के, पंथ के सबसे प्रमुख ईश्वर जो हैं शिव, उनका माना जाता है कैलाश उनकी जो है वो भूमि है, कैलाश में ही वो निवास करते, निवास स्थान है। कैलाश मानसरोवर उस समय तिब्बत और अब जिसको चीन कहते हैं उसमें पड़ता है। भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, उसकी यात्रा करने के लिए वीजा लेना पड़ता है, किसी दूसरे देश से पूछना पड़ता है। ठीक है, अगर आप तमाम उन क्षेत्रों में तिब्बत मोनेस्ट्रीज में जाना चाहो, बौद्ध मोनेस्ट्रीज में, आपको पूछना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई जापानी बुद्ध के दर्शन करने भारत में आना चाहता है या कोई कोरियन भारत में आना चाहता है तो उसको भारत सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं बौद्ध गया जाना चाहता हूं, मैं जहां महापरिनिर्वाण हुआ है, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, कुशीनगर जाना चाहता हूं, तो आपको भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण होता है। जो यात्रा सुलभ होते थे, मतलब आप देखिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत से पिलग्रिमेज जो भारत में आए, आपने देखा होगा, जो बहुत ही तीर्थ यात्रा पर निकले थे वो भारत में आए और यहां उनको स्वागत किया गया, जबकि वो अन्य मतों को मानने वाले थे। तुम भारत की भूमि के टॉलरेंस पढ़ने की कोशिश करो। जिस रूप में हमें वेस्टर्न ने दिखाया है हम वैसे नहीं थे। हमारा एक महान इतिहास रहा है और वही जागृत होना बहुत जरूरी है। ऐसे जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, अब मान लो वहां पर इतने कड़े नियम है कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत मन है कि चलो जो है वो मक्का मदीना के दर्शन कराएं, तो वहां पर बहुत ही सख्त नियम है। केवल इस्लामिक व्यक्ति ही जा सकता, उनको डर है कहीं ये तोड़फोड़ ना कर दे। आज भारत में तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अभी आपने देखा कि किसी मंदिर में कोई मुस्लिम व्यक्ति चला गया तो बोला नहीं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। किसी मस्जिद में हिंदू जा नहीं सकता, हालत उसकी खराब रहती है। तो आज देखो क्या हो रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जहां इतिहास हमें ढेर सारे तीर्थयात्रियों के आने की सूचना देता है, तमाम यात्राओं को भारत में यहाँ के राजे महाराजे उनको स्वागत करते रहे, और तुमने हमेशा ये पढ़ा होगा उस राष्ट्र में एक धर्म, एक देश के रहने वाले दो लोग एक दूसरे के पूजा स्थलों में नहीं जा सकते। बवाल हो जाएगा यार, कितने लोग कट के खत्म हो जाएंगे। इतनी असहिष्णुता है, इतनी। तुमने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा,
तो पढ़ा है तो अब उसको जोड़ते जाओ। तो क्या हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है? वेस्टर्न ने तो हमें पूरा लीप पोत दिया। चलो, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ये हमें बताता है कि व्यापार और व्यापारी, देखो, ट्रेडर्स कैरीज वेरियड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लिखो, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को ले जाने का कार्य करते थे। देखो, फॉर एग्जांपल, गोल्ड एंड पेपर, सोना और काली मिर्च, आप जानते हैं हमारा सबसे बेसिक जो पावर सेंटर था हमारे ट्रेड का। नेक्स्ट, गोल्ड एंड पेपर, सोना और काली मिर्च। टू रोम फ्रॉम साउथ इंडिया, लिखो, दक्षिण भारत से रोम तक यह व्यापार फैला था। उस समय का सबसे महानतम साम्राज्य रोम तक, दक्षिण भारत से रोम तक यह व्यापार फैला हुआ था। कैसे हमें प्रमाण मिला? रोमन कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया। लिखो, रोमन सिक्के, ये टॉलमी छाती पीट पीट के रोता था कि हाय भारत, हमारा सारा सोना चांदी खींचे लिया जा रहा है। देखो, रोमन कॉइन्स, रोमन सिक्के दक्षिण भारत में पाए गए। नेक्स्ट लिखो, इंडिकेट ट्रेड बिटवीन रोम एंड साउथ इंडिया। लिखो, यह रोमन साम्राज्य और दक्षिण भारत के बीच सघन व्यापार को इंगित करता है। दक्षिण भारत के बीच सघन व्यापार को इंगित करता है। सोचो, हम समुद्र पार करने की क्षमता रखते थे, हम इतनी दूर तक व्यापार किया करते थे, हमें जटिल स्थल मार्गों और समुद्री मार्गों दोनों का ज्ञान था। तो क्या ये जो वेस्टर्न ने हमसे कहा कि हम कबीलाई संस्कृति थे, हम ट्राइबल थे, हम कभी राष्ट्र नहीं थे, हम इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम बना सकते हैं कि हम अपने पोर्ट से निकलकर जाकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कर रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा कि वो अपने डॉक्यूमेंट में टॉलेमी रोता हुआ कहता है कि भारत दुष्ट देश है, हमारा सारा सोना चांदी खींच ले, हम मजबूर करते। व्यापार हमारे पक्ष में था। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं। आज हमारा व्यापार जो है, हम व्यापार घाटा संभाल रहे हैं, हम जो है आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। आप जानते होंगे हमें ट्रेड डिफिसिट है, बट एट दैट टाइम आप अंदाजा लगा के देखो कि हम कहां बैठे हुए थे, हम ट्रेड सरप्लस थे। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ट्रेड नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स। तुम अगर मान लो तुम कोई सामान खरीदने जा रहे हो, तो तुम क्या इतना पैसा जो है साथ लेके जाओगे? सब जो बैंकिंग सिस्टम हमारा कितना प्रॉपर था, हुंडी जैसी चीजें हुआ करती थी। जब दुनिया अंगड़ाई ले रही थी अपनी सभ्यताओं की, जो हमारे जितने भी हमें बताने आते हैं, सभ्यताओं की अंगड़ाई ले रहे थे, तो हमारे पास एक वेल डेवलप बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। ट्रेड कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। यूपीएससी ने जो नाम दिया हल्के से नहीं दिया है। यू मस्ट हैव द देयर बैंकिंग। भाई, मुझे ऋण मिल जाएगा, मेरा सामान पहुंचेगा, मैं तुम्हें, उस देश में इनके पास जो है वो डेप्ट सिस्टम बना हुआ था। वो उस समय के पत्रों की वहां पे, यहां से पेपर दे दिया, वहां पर एक्सेप्ट हुआ करता था। जैसे आज हम चेकबुक, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब लेकर चलते हैं, हुंडी जो है परचेसिंग पेपर्स लेकर चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास वहां पर मौजूद है। क्या कला और संस्कृति एक दूसरे के साथी हैं? बिल्कुल सर। संस्कृतियां और कलाओं की विविधताएं तय करती हैं। भारत को जरा एक बार आंख बंद करके भारत को महसूस करो। तुम्हें जब मैंने पहला चित्र दिखाया था सोशल इश्यूज की क्लास में, क्या दिखाया था? कोई पगड़ी पहन रहा है, कोई रंग बिरंगे जो है घाघरा पहन रहा है, कोई रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रहा है, कोई सफेद कपड़े पहन रहा है। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कितनी विविधताएं फैली हुई हैं। इतना खूबसूरत देश तुमने देखा कहां?